नमस्कार। नवीन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में मैं गोविंद गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास के बाद हम कौन सा विषय लें। 10th के बाद हमारे पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से हम कौन सा विषय चूज करें। यानी कि अपने जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बात हम यहाँ समझने जा रहे हैं। कोशिश करते हैं हम आपको समझाने की कि भाई 10th के बाद हमें कौन सा सब्जेक्ट्स लेना चाहिए, क्योंकि 10वीं के बाद जो आप रास्ता जो चुनोगे, आपके रास्ते जा रहे हैं, जिस रास्ते पर आप जाओगे वो रास्ते पे ही आपको आगे बढ़ना है। यानी कि आपका लक्ष्य, आपका जीवन, वो पूरा का पूरा ये यहाँ जो सब्जेक्ट्स लेंगे उन सब्जेक्ट्स के ऊपर निर्धारित करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हम 10वीं के बाद चूज कर सकते हैं। स्ट्रीम सिलेक्शन कैरियर ऑप्शंस, अपन कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें 10th के पास। 10th आपने पास कर ली, उसके बाद में हमारे पास ऑप्शंस आते हैं। एक तो हम ले सकते हैं साइंस, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स लेते हैं। एक होती है हमारी कॉमर्स, एक है आर्ट्स। मुख्य रूप से ये 3 सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं जो हमें 10वीं के बाद में चयन करना होता है, जिनका चूज करना होता है कि भाई कौन सा विषय हमें लेना है। अब स्टूडेंट्स के सामने ये समस्या आती है कि वो क्या लें। वो खुद इतना प्रिपेयर नहीं हो पाता है, वो इतना नहीं समझ पाता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट इसमें लेना चाहिए। कॉमर्स लें, साइंस लें या आर्ट्स लें। सामान्यतः क्या होता है, हमारे यहाँ जो परिचालन है, जो चलन है, वो क्या है कि 10th में यदि आपकी परसेंटेज जो बनती है 10th में लगभग 60% प्लस, 60 से एबव यदि हमारी बनती है तो हम साइंस लेते हैं। अगर 50 से 60 के बीच में बनती है तो सामान्य स्टूडेंट कॉमर्स का चयन करता है, और बिलो 50% यदि किसी की है तो वो आर्ट्स में आ जाता है। हालांकि इसमें से ये एक एवरेज औसत होता है, आंकड़े जो बताते हैं उसका एवरेज है, औसत है। ऐसा नहीं है कि भाई 50 से कम वाला हमेशा आर्ट्स ही लेता है, कॉमर्स भी लेता है। और ये नहीं है कि भाई किसकी 70%, 80%, 85% बनी है और वो साइंस ही ले, वो आर्ट्स भी ले लेते हैं और सक्सेस भी होते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः ये चीज़ें होती है। अब हम एक एक स्ट्रीम पे अगर बात करें कि भाई आपको ये लेने से क्या ले सकते हैं, इसमें आगे क्या आपके जॉब हैं, क्या आप कर सकते हैं, तो हम देखते हैं साइंस। अगर साइंस कोई स्टूडेंट लेता है तो साइंस लेने के बाद में उसके 2 लक्ष्य होते हैं मुख्य रूप से। क्या होते हैं, या तो नीट या होती है IIT। या तो इंजीनियरिंग करेगा वो, और या डॉक्टरी की पढ़ाई करेगा, नीट की एग्जाम देगा। बस ये 2 चीज़ें उसकी इसमें लक्ष्य होता है साइंस लेने के बाद में। अब आप ये देखिए कि यदि कोई व्यक्ति साइंस लेता है तो साइंस लेने के बाद पहले 11th और 12th पढ़ेगा, 12th के बाद में वो नीट या IIT की तैयारी करता है। अब नीट और IIT की तैयारी 11th, 12th और 12th पास आउट 3 साल के लिए तैयारी होती है। ठीक है, सामान्यतः ये माना जाता है कि स्टूडेंट को 12वीं क्लास करने के बाद 1 साल तैयारी इनकी करनी होती है, और वो तैयारी करने के बाद ही सेलेक्ट होते हैं। अब हम IIT की बात करें, IIT में लगभग जो सीटें होती हैं वो 14,000 सीटें होती हैं, और लगभग राजस्थान में अपने 14 लाख स्टूडेंट, राजस्थान क्या ऑल ओवर इंडिया में देख लें आप, तो 1% सिलेक्शन का आंकड़ा इसमें आता है। यानी कि जितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी है उनमें से केवल 1% का सिलेक्शन IIT में होता है, बाकी 99% रह जाते हैं। अब आप देखिए, अगर कोई भी स्टूडेंट है, उसने 11th, 12th और नीट 12th के बाद 1 साल, ठीक है, उसने तैयारी की। अब 1 साल तैयारी के लिए जाता है। अब अपन नॉर्मली मान के चलते हैं कि वो भाई 12वीं के बाद अगर 1 साल तैयारी भी करेगा तो वो कोटा जाएगा। कोटा जाने के बाद में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए कोचिंगों की फ़ीस होती है, और 1-1.5 लाख रुपए ही उसको वहाँ रहने, खाने पीने की व्यवस्था के लिए चाहिए होती है। यानी कि एक एवरेज अगर अपन लें तो साइंस लेने के बाद 1 साल का खर्चा इसका लगभग 3 लाख रुपए बस बैठता है। अगर कोई स्टूडेंट कोटा जाता है या कोटा जाके रहता है तो उसका 3 लाख रुपए का खर्चा बैठता है। अब 3 लाख रुपए तो ये, अब उसका 1% में अगर सिलेक्शन हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो फिर उसे क्या करना है,
उसे फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में से आईआईटी करनी है। अब प्राइवेट कॉलेज से करने के लिए फिर आपको फीस देनी है, फिर खर्चा करना है, ठीक है, और 4 साल आपको फिर ये खर्चा करना है। तो यानी कि 4 साल तक आप 3-3 लाख रुपए खर्च करोगे, तो आप ये मान के चलें कि 5 साल के लिए लगभग आपका 15 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। अब कई स्टूडेंट्स के गार्जियन इतने सक्षम नहीं होते कि वो इतना पैसा खर्च कर सके, ठीक है। तो कुल मिला के साइंस और मेडिकल की जो पढ़ाई है, मेडिकल और इंजीनियरिंग, इन दोनों की पढ़ाई बहुत कॉस्टली है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, और आर्थिक स्थिति अच्छी भी है लेकिन आपका पैसा इतना आप खर्च कर देते हैं, और खर्च करने के बाद भी आपको अगर सक्सेस नहीं मिलती, और निश्चित रूप से क्योंकि केवल 1% को ही सक्सेस मिलती है, बाकी की 99% जो है वो तो रह जाते हैं। भाई आईआईटी और नीट में जो सिलेक्शन होते हैं वो केवल लगभग 1% स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होते हैं। अब तैयारी करने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, और उसमें से 99% लोग जो है उनके सिलेक्शन नहीं होते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपको लगभग प्रत्येक परिवार में से कोई भी बीटेक किया हुआ स्टूडेंट मिल जाएगा जिसने बीटेक कर रखी है। अब बीटेक की यानी बीटेक तो की है लेकिन ये प्राइवेट कॉलेजों से कर रखी है, कोई ज़्यादा अच्छी वैल्यू उसकी है नहीं, तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। अब हम दूसरे स्ट्रीम पे आते हैं, कॉमर्स और आर्ट्स। आर्ट्स को आप जानते ही हैं कि भाई आर्ट्स एक नॉर्मल सब्जेक्ट माना जाता है, यानी कि इसमें आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर सकते हैं। मतलब आपको ग्रेजुएशन आपने कर ली तो बस ये है कि आप ग्रेजुएट हैं, बाकी आपकी स्पेशली किसी चीज़ में, किसी फील्ड में आपकी वो पकड़ नहीं रहती कि भाई आप इससे कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकें। बस आप ग्रेजुएशन हो गई आपकी, अब आप कंपटीशन की तैयारी करें। अगर आपकी लक बाई चांस अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपकी लाइफ सेट हो जाती है, और नहीं तो आप वही बेरोज़गारों की भीड़ में शामिल हो जाते हैं। इसी प्रकार से अब हम देखें, तीसरा सब्जेक्ट आपका आता है कॉमर्स। अब कॉमर्स को सामान्यतः 50 से 60% के लोग रहते हैं, और ये माना जाता है कि भाई ये इस सब्जेक्ट्स को या तो कॉमर्स के बारे में ज़्यादा स्टूडेंट जानते ही नहीं है कि कॉमर्स भी कोई एक सब्जेक्ट होता है और इसमें हमें क्या फील्ड मिलता है, इसलिए इस सब्जेक्ट्स के बारे में कोई लेता ही नहीं है। अब इसमें देखिए आप, एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपसे कि 60% से ऊपर वाला बालक साइंस लेता है, यानी कि 60% के बाद 70, 80, 85, 90, 92% जिस स्टूडेंट्स की आ रही है, 88% आ रही है, 89% आ रही है, 85 प्लस आ रही है ना, 90+ % जिनकी आ रही है, वो आप साइंस ले रहे हैं, वो साइंस ले रहे हैं, मैथ या बायो जो भी लेते हैं। अब उसके बाद में वो अपनी पूरी ताकत, उसमें जितनी भी ताकत है वो पूरी ताकत यानी खुद की श्रम और पैसा दोनों ही अपना कैरियर बनाने के लिए आईआईटी और नीट की एग्जाम की तैयारी में लगा देते हैं, झोंक देते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन उसमें हो ही जाए। बाई चांस अगर आप रह गए तो उसके बाद आपके पास करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर ये स्टूडेंट जिसकी 88, 90 या 90+% है, अगर वो कॉमर्स ले ले, भाई कॉमर्स एक एवरेज स्टूडेंट लेता है 50 से 60% वाला बालक, अगर 90% वाला बालक, 80+ वाला बालक अगर कॉमर्स सब्जेक्ट ले ले, तो आप सोचो कि वो जो भीड़ है उनसे तो वो बिल्कुल अलग ही होगा। और अलग होने के बाद में जो उनकी एग्जाम होती है, कंपटीशन की जो एग्जाम होती हैं, और जो एग्जाम भाई जो आप देखते हैं कि साइंस में जो बालक लेते हैं वो अच्छी परसेंटेज वाले, अच्छे इंटेलिजेंट जो बालक होते हैं वो बैठते हैं। तो इसके जो कंपटीशन होते हैं नीट और आईआईटी के, उसमें सारे के सारे ही बच्चे बहुत अच्छी परसेंटेज के 90+, 95+ के भी आपको मिलते हैं, तो आपका कंपटीशन उनसे होता है। लेकिन अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं तो आपका कंपटीशन एक एवरेज बालक से होता है। यहाँ कॉमर्स वाला बालक की परसेंटेज एवरेज क्या होती है, लगभग 50, 60, 70% एवरेज होती है। अब अगर कोई 90+ वाला बालक कॉमर्स ले लिया तो उसके सामने जो उसके कंपटीटर हैं वो क्या है, 50-60% के, और आपकी परसेंटेज क्या है, 90%। तो आपका लेवल तो वैसे ही उनसे ऊपर है, आप उनसे पीछे रह ही नहीं सकते, तो आपको तो सक्सेस ऑटोमेटिकली मिलती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो सब्जेक्ट चूज करने जा रहे हैं, अगर आप अपने लेवल के, अपने कॉम्पिटिटर, भाई
किसी भी कंपटीशन में सक्सेस पाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका तो ये है कि आप बहुत मेहनत करो और जो आपके कंपटीटर हैं उनसे ज़्यादा आप मेहनत करके आप सक्सेस पाओ। और दूसरा तरीका क्या है कि आपके कंपटीटर जो हैं वो बिलो कर दो उनको। भाई आपकी मेहनत उतनी है लेकिन जो आपके कंपटीटर है उनकी मेहनत को आप कम कर दो तो आप सक्सेस पा सकते हैं। तो इसी प्रकार यदि आप अच्छी परसेंटेज वाला बालक यदि कॉमर्स में लेता है तो उसमें उसको बहुत सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि उसके कंपटीटर जो होते हैं वो एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं और आपकी जो परसेंटेज है वो बहुत हाईली होती है। तो इसलिए आपको सक्सेस मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। जबकि साइंस में आप देखोगे कि सारे ही बालक आपके उतने ही लेवल के हैं, आपके लेवल के, आपसे ऊपर के लेवल के, तो आपका कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है ना। इसी प्रकार अब हम देखें कि भाई नीट और आईआईटी लेने के बाद आपको, भाई नीट और आईआईटी में अगर आप सेलेक्ट भी हो गए तो सेलेक्ट होने के बाद आपको फिर या तो आप डॉक्टर बनेंगे या फिर आप इंजीनियर बनेंगे। इंजीनियर बनने के लिए ये भी नहीं है कि भाई एक बार आप सेलेक्ट हो गए तो फिर आपको और कुछ मेहनत नहीं करनी, उसके बाद भी आपको वहाँ पे 4 साल तक मेहनत करनी है, पास होना है। उसके बाद जो कंपनियाँ लेती हैं आपका जॉब, वो कंपनियाँ भी ऐसे नहीं है कि भाई वैसे ही ले लेती है आपको, उनको भी आपको अपनी क्षमताओं को साबित करना पड़ेगा, आपके टैलेंट को उन्हें शो करना पड़ेगा, तब वो आपको ऑफ़र देंगे। और ऑफ़र देने के बाद में जो उनका ऑफ़र होता है वो लगभग मेट्रो सिटीज़ में होता है। इन कंपनियां जो है वो मेट्रो सिटीज़ में होती हैं, तो आप वहाँ चले जाएंगे, 1,00,000-1,50,000 रुपये का आपको महीने का पैकेज मिल भी गया, लेकिन 1,00,000-1,50,000 रुपये वहाँ पे आप देखोगे कि 1,00,000 रुपये आपको पैकेज मिल रहा है महीने का। 1,00,000 रुपये की सैलरी में से 60-70-80 हज़ार रुपये तो आप के खर्च ही हो गए वहाँ पर रहने के होंगे। 30-30 हज़ार रुपये तो बंगले के किराए हैं, फ्लैट का किराया है वहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये, तो फिर आप रहोगे, खाने पीने का स्टैंडर्ड आपका, वही सारी चीज़ें हैं, तो 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये वहाँ खर्च हो जाते हैं। यानी कि बेचा क्या आपके पास? कुछ नहीं बचा। और कॉमर्स की दृष्टि से एक जो अच्छा बिजनेस है या अच्छा व्यक्ति है वो ये नहीं है कि वो कमाता कितना है। अगर अपन कंपेरेटिव तुलना करें तो वो ज़्यादा अच्छा है कि वो बचाता कितना है। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो कमाता कितना है, जबकि इम्पोर्टेंट क्या है कि वो बचाता कितना है। अगर आप अपने शहर में ही काम करके और 50,000 रुपये महीने बचाते रहे, आपका खर्चा होता है वहाँ पे 5,000 रुपये, तो 45,000 आपके बच जाते हैं। ठीक है, आप कमा 50,000 रहे हैं लेकिन बचा कितने रहे हैं? 40,000 45,000 रुपये। और आप मेट्रो सिटीज में आपकी सैलरी तो 1 लाख है लेकिन वहाँ खर्चा आपका 80,000 है, बचवा आपके 20 रहे। तो ज़्यादा बढ़िया कौन सा है? जिसके 45 बच रहे वो ज़्यादा अच्छा है या 20,000 बच रहे वो अच्छा है? तो अपन जानते हैं कि भाई आप बचा कितना रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बचा कितना रहें। अब हम खैर कॉमर्स के बारे में हम बात करते हैं कि कॉमर्स लेने के बाद में स्टूडेंट्स क्या क्या कर सकता है और क्या क्या उसके पास आते हैं। तो देखिए, हम कॉमर्स लेने वाला जो स्टूडेंट होता है, कॉमर्स लेने के लिए मुख्य रूप से उसका जो लक्ष्य होता है, फोकस, वो क्या होता है? फोकस होता है उसका CA, चार्टेड अकाउंटेंट। एक होता है CS, कंपनी सेक्रेटरी। एक होता है उसका CMA। एक होता है ICWA ना। इसके बाद ग्रेजुएशन, यानी और किस फील्ड में वो जा सकता है? तो फील्ड आपका इसके अलावा देखिए अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, इस क्षेत्र में आप गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप मतलब बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिनमें आप जा सकते हैं। तो आप देखिए, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होती है गवर्नमेंट की, जिनमें आर्ट्स वाले बच्चे एडमिट हो सकते हैं, यानी कि ऐसी एग्ज़ाम जिनमें ग्रेजुएशन क्वालिफाइड है, क्वालिफिकेशन है, और आर्ट्स वाले बच्चे जिस एग्ज़ाम को दे सकते हैं वो ऐसी कोई सी भी एग्ज़ाम नहीं है जिसको कॉमर्स वाला स्टूडेंट नहीं दे सकता। तो जिनको आर्ट्स वाला दे सकता है वो सारी की सारी एग्ज़ाम कॉमर्स वाला भी दे सकता है। तो कॉमर्स का हमारा जो फोकस होता है वो होता है CA, चार्टेड अकाउंटेंट बनना।
अब सीए बनने के लिए हमें क्या करना है, आपने 10th पास की, 10th में आपके एवरेज परसेंटेज आई, 60% आ गई, 70 आ गई, 80% आ गई, है ना। और आपने अगर इसको चूज कर लिया कि हमें 10वीं के बाद कॉमर्स लेनी है। अब कॉमर्स लेने के बाद 11th और 12th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है, ये आपका बेस होता है, क्योंकि कॉमर्स को अभी तक 10वीं तक आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, या पढ़ा है तो बहुत कम लेवल पर पढ़ा है। अब एक नया सब्जेक्ट आपके सामने स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, कॉमर्स के अंतर्गत 3 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको 11th-12th में पढ़ने होते हैं। इसमें एक तो मुख्य होती है आपकी अकाउंट्स, एक होती है बीओ, और एक होती है तीसरी इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर। सामान्यतः बालक ये सब्जेक्ट्स लेते हैं, इको या कंप्यूटर में से। अब आप देखिए, अकाउंट्स इसमें मेन सब्जेक्ट्स होता है, बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन, ये एक थ्योरी का सब्जेक्ट्स है। जैसे आपने 10वीं तक अगर सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ा है थ्योरी का, तो उस जैसा सब्जेक्ट्स है, बहुत इजी है, और व्यवसाय के बारे में एक सामान्य सा अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। और तीसरा सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर का है। अपने पास यहाँ दोनों ही सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, इकोनॉमिक्स भी है और कंप्यूटर भी। जो भी सब्जेक्ट्स आप लेना चाहें वो यहाँ ले सकते हैं। सामान्यतः बालक इकोनॉमिक्स भी लेते हैं, अर्थशास्त्र, और एक कंप्यूटर सब्जेक्ट भी है। अब इसमें ये 2 सब्जेक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। इंपॉर्टेंट का मतलब सब्जेक्ट्स तो उतने ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें मेहनत ज़्यादा नहीं करनी होती है, ठीक है। इसमें एक नॉर्मल मेहनत करने के बाद भी एक एवरेज स्टूडेंट भी बालक अच्छे नंबर ला सकता है। लेकिन मुख्य सब्जेक्ट जो आता है वो आता है आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर 11th और 12th आपने इसको अच्छे डीपली पढ़ लिया, 11th और 12th में इसकी बेसिक नॉलेज जो है, अगर उसको आपने डीपली पढ़ लिया तो आप आगे सीए तक वो चीज़ें आपके काम आएगी। सीए करेंगे आप, चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे, ये वहाँ तक आपके ये 11th और 12th की चीज़ें काम आती है। तो आपने अकाउंट्स, बीओ और इकोनॉमिक्स 3 इसके अंतर्गत सब्जेक्ट्स होते हैं। अब आपने 11th और 12th पढ़ ली। 11th और 12th पढ़ने के बाद में कोई स्टूडेंट यूँ कहना चाहता है, साहब मैंने तो 11वीं और 12वीं पढ़ ली, अब मेरे पे आगे पढ़ना नहीं होता और मैं तो यहीं से पैसा कमाना चाहता हूँ। तो कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप केवल 11वीं और 12वीं पढ़ने के बाद भी यहाँ पैसा कमा सकते हैं, मार्केट में उतर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। अब आप पूछोगे साहब क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप देखिए कि आपने 11वीं 12वीं में अकाउंट्स पढ़ ली। अकाउंट्स पढ़ने के साथ ही हमारे विद्यालय में कंप्यूटर के साथ में टैली का कोर्स भी एक करवाते हैं। 11th और 12th की एग्जाम जैसे आपकी होती हैं, उसके बाद हम 3 महीने यहाँ पर, एक तो सीए का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसका सीपीटी, इसका सीए का एंट्रेंस टेस्ट है, ये एंट्रेंस टेस्ट सीपीटी, और एक इसके साथ में टैली। इन दोनों का हम अपने विद्यालय में ही अपने स्कूल में कोर्स चलाते हैं, सीपीटी और टैली। तो हम ये 3 महीने में, आपकी जैसे मार्च में एग्जाम खत्म हो जाती है तो अप्रैल मई जून 3 महीने में हम ये कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। तो आपने 11th-12th अकाउंट्स पढ़ ली और टैली आपने सीख ली, ठीक है। अब इसके बाद में आप 12th के बाद चाहते हैं कि साहब मैं तो 12th के बाद ही, 12वीं के बाद ही अपना जॉब करना चाहता हूँ, हमारे घर की आर्थिक स्थिति नहीं है, या फिर मैं तो अपना सेल्फ डिपेंड होना चाहता हूँ, या फिर मैं अपनी पढ़ाई भी जारी रखना चाहता हूँ और इसके साथ ही पैसा कमाना चाहता हूँ। तो देखिए, आप एक छोटे से स्तर से 2 साल की पढ़ाई करने के बाद भी कैसे पैसा कमा सकते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, है ना। 11th-12th, अब 11th-12th पढ़ने के बाद में आप किसी भी यहाँ सीए चार्टेड अकाउंटेंट के जो ऑफिस हैं वहाँ पे आप घंटे 2 घंटे के लिए आप अपना मतलब पार्ट टाइम जॉब आपको मिल जाएगा। 2 घंटे के लिए आप जाओगे, 2 घंटे के लिए आपको काम मिल जाएगा, 2 घंटे के लिए आप वहाँ ज्वाइन कर लें, 2-5 हज़ार रुपये वहाँ दे देंगे, वहाँ से आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब सीखने के बाद में आज आप जानते हैं कि भारत में जीएसटी लागू है, जीएसटी। अब जीएसटी लागू होने से, जो मोदी ने जीएसटी लागू की है, इसके लागू होने के बाद भारत में लगभग 4 लाख सीए की कमी चल रही है, इससे अधिक भी हो सकती है। 4 लाख सीए की कमी है वर्तमान में। अगर 4 लाख सीए भारत के अंदर हो तो वो तो तुरंत के तुरंत उनकी खपत हो जाए, यानी इतने तो वहाँ चाहिए ही चाहिए। जो कमी है ही नहीं सीए इतने सारे, 4 लाख की कमी तो अपन के लगभग 4 लाख, इससे ऊपर भी संख्या हो सकती है, ये अपन की कमी चल रही है। अब जीएसटी के बाद मोदी ने जो जीएसटी लागू की है, इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद ये हो गया कि मार्केट में जितनी भी दुकानें हैं, दुकानों के सारे दुकानदार वालों को अपना जीएसटी नंबर लेना है और हर महीने उनको जो जीएसटी, जो बिल सामान परचेज करते हैं और जो सेल्स करते हैं, उन पर उनको जीएसटी देनी है और जीएसटी लेनी है, तो उसकी उनको रिटर्न फाइल करनी है।
अब रिटर्न फाइल करनी है, पूरा स्टॉक रखना है, सारा सामान रखना है। अब रिटर्न फाइल करने के लिए उनको अपने अकाउंट्स जो हैं वो पूरे सिस्टम से रखने पड़ेंगे, पूरे महीने उन्होंने कितना सामान खरीदा है, कितना बेचा, कितना क्या किया, ठीक है। तो इन सब के लिए अब क्या करना पड़ेगा उनको, भाई कोई भी जो दुकानदार व्यक्ति है वो इतना तो समझदार है नहीं या इतनी उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो ये सारे काम अपने आप कर सके। इसके लिए उसे क्या करना है, उसको एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा, मार्केट से एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा जो प्रतिदिन या सप्ताह में एक दिन उसके पास आए और उसके बिल वाउचरों को उस सॉफ्टवेयर में चढ़ा के और उनकी अकाउंटिंग तैयार कर ले, ठीक है। तो आप इस प्रकार के फर्म में जो है मार्केट में उनको आप पकड़ सकते हैं। फर्म आपको लगभग एक सप्ताह में आपको वहां जाना कितना है, 1 घंटे, एक सप्ताह में आपको 1 घंटे का टाइम देना है और वो लगभग आपको यूं मान के चलो कि 10 से 12 हज़ार रुपये साल के दे देती है, 10-12 हज़ार रुपये इजीली दे देती है। यानी कि हम एक फर्म से एवरेज पकड़ के चलते हैं 1,000 रुपये, 1,000 रुपये पर मंथ आपको इजी गोइंग कोई भी इसका दे देगा। अब आपको 1,000 रुपये में क्या करना है, वहां पे जाना कितने हैं, सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में ओनली 1 दिन आपको जाना है। अब सप्ताह में 1 दिन आप जाओगे, ठीक है। अब एक वर्किंग डे अगर अपन मानते हैं तो 8 घंटे को गए, आप तो यूं मान के चलो भाई हमको डेली के 3 घंटे काम करना है, तो 3 घंटे आपने काम किया तो सप्ताह में 3 दिन आप एक दिन में 3 घंटे काम किए, 3 दुकानों के पास, 3 फर्मों के पास आप गए, आपके हो गए 3,000 और 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 अलग अलग है तो 21,000 रुपये महीने तो आपका कहीं भी नहीं गया। यानी कि आप घर बैठे केवल 2 साल की पढ़ाई 11th और 12th आपने कर ली, इसके बाद आप सेल्फ डिपेंड होना चाहते हैं, आप डेली के 3 घंटे काम करके ओनली 3 घंटे काम करने के बाद भी आप 20,000 रुपये महीने तो इजी गोइंग कमा सकते हैं। यह है कॉमर्स लेने का फायदा। इसके अलावा ये तो एक बहुत छोटे लेवल पे मैंने आपको बताया है। अब अगर आप बड़े लेवल पे जाते हैं, बड़े लेवल पे सरकारी जो जॉब होती है उसमें अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट, आप जानते हैं कि कोई भी अपने भारत देश में क्या पूरे विश्व में कोई भी ऐसी संस्था नहीं है ऐसी जहाँ पे अकाउंटेंट की जरूरत नहीं हो। कोई भी ऐसी फर्म में कोई भी संस्था ऐसी देख लो कि भाई जो बिना अकाउंटेंट के चलते हो। आपका स्कूल है तो यहाँ भी अकाउंटेंट की जरूरत है, आपकी कोई सी भी जॉब है, कहीं भी आप कोई सा भी ऑफिस है, कोई सा भी ऑफिस देख लो, बिना अकाउंटेंट के नहीं चलता। तो एक अकाउंटेंट तो सबको ही चाहिए होता है। अब अकाउंटेंट के लिए वो वैकेंसी निकालते हैं। अकाउंटेंट में आपको पता है कि 90% जो सक्सेस मिलती है वो किसको मिलती है, कॉमर्स एंड को, जिसके पास कॉमर्स है वही उसमें पास होता है। कॉमर्स अकाउंटेंट के अलावा एक बैंकिंग सेक्टर आप देख सकते हैं, बैंक जितने भी हैं उन बैंकों में जो सक्सेस मिलती है वो भी कॉमर्स एंड को ही मिलती है ना। इसके अलावा ICWA, CMA, CS, कंपनी सेक्रेटरी और CA, ये इतने सारे कोर्स होते हैं। अब CA अगर आपने कर लिया, 12वीं के बाद आप CPT का एंट्रेंस टेस्ट दें, एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद में आपको CA का मिल जाता है, 2 साल का कोर्स होता है, प्री और फाइनल, ठीक है। अब इसके साथ ही आपको इंटर्नशिप करनी होती है और 2 साल के बाद आप CA तैयार हो जाते हैं। 2 की जगह 3 साल लग जाती है, लेकिन जब CA आप बन जाते हैं तो CA बनने के बाद में आप ये देखें कि 4 लाख CA की कमी चल रही है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करेंगे 1,00,000-1.5 लाख का आपको इजी गोइंग पैकेज मिल जाएगा स्टार्टिंग। उसके बाद आपकी सैलरी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी, और नहीं तो आप खुद का ऑफिस डाल करके और खुद का ऑफिस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और खुद का ऑफिस डालने के बाद उसकी कोई सीमा नहीं होती, आप 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए महीने तक कितना भी कमा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये चाहेंगे कि आप 10वीं क्लास के बाद में जो सब्जेक्ट स्ट्रीम चुने वो अपना सोच विचार करके आपकी स्थिति, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता, आपका टैलेंट, इसके अलावा आपके घर की आर्थिक स्थिति को भी जरूर देखें, और इन सबको देखने के बाद ही आप ये विचार करें कि भाई हमें कौन सा स्ट्रीम लेना है, ठीक है, और आपको कौन सा जॉब आगे करना है, ठीक है। मेरे आपके भविष्य को और के लिए मैं शुभकामनाओं सहित अपना संदेश यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।